देसर अली मंडल और गणेश मंजुनाथ जब लुंगी में वोट देने गए तो उन्हें मना कर दिया गया। 800 मीटर वापस गए और फिर पतलून पहनकर आए, तब जाकर वोट दे पाए। केंद्रीय मंत्रियों ने पश्चिम बंगाल में 2 मतदाताओं को किस आधार पर वोट देने से रोक दिया? क्या लुंगी और बनियान में वोट डालना मना है? मतदाताओं के ड्रेस कोड क्या होना चाहिए था इस देश में? फिर जो अरमानी का सूट पहनकर नहीं गया, उसे वोटिंग की लाइन से बाहर कर देना चाहिए। वोटर के कपड़ों के ब्रांड की भी चेक करनी चाहिए। चुनाव आयोग को अपने काम का हिस्सा बना सकता है। अगर आपने टेलीग्राम अखबार में उनके संवाददाताओं की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, तभी आप जान पाओगे कि लेकिन नहीं पढ़ी है, तो फिर आप इस वीडियो से ही पता चलेगा कि 2 लोगों को लुंगी पहनकर जाने से मतदान केंद्र से लौटा दिया गया था। पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म नहीं हुआ है। नतीजे आने के बाद भी हर जागरूक नागरिक को इस तरह के डिटेल उठाकर खोजकर देखने चाहिए कि फ्री एंड फेयर के नाम पर कितना कुछ अनफेयर हुआ है। केंद्रीय बलों की तैनाती की संख्या के अलावा भी उनके तैनाती के प्लानिंग क्या थी, एक एक जिले में कितने अफसरों को लगाया गया, इन सब का भी अध्ययन होना चाहिए। और इसका भी ईडी, सीबीआई, आईटीसी से घिरे ममता बनर्जी और उनके पार्टी ने इस चुनाव को कैसे लड़ा। जिस तरह से बंगाल के छावनी में बदला गया, क्या उसमें यही बाकी रह गया था कि ड्रोन नहीं उड़ा, सुखोई और राफेल ने सॉटी नहीं मारी? क्या तमाम तरह के टैंक हर मतदाता केंद्र के बाहर नहीं लगाए गए? फ्री एंड फेयर चुनाव के बाद केंद्रीय एजेंसी को जो सौभाग्य मिला, उसे को लेकर सेना को भी प्राप्त करने का मौका मिलना चाहिए था। बंगाल के चुनाव का किस किस स्तर पर मिलिट्री ट्रांजिशन करना, जब इतना कुछ किया ही गया तो सीधे सेना को ही उतार देना चाहिए था। उससे भी इच्छा पूरी नहीं होती तो ममता बनर्जी को घेरने के लिए अमेरिका के अब्राहम लिंकन नामक युद्धपोत को गोरमोज से मंगा लेना चाहिए था। ड्रम से B2 बॉम्बर मांग लेना चाहिए था, जो ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर को ऊपर उड़ता रहता। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि बंगाल ने जिसका सामना किया है उसके बारे में एक पल के लिए तटस्थ होकर सोचिए। बंगाल क्यों किया जा गया जिस तरह से हमला हो गया हो। भारत में सहकारी संघवाद के सम्मान से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। इस चुनाव में जिस तरह से कराया गया उस तरह से साबित होता है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में हो चुका है। केंद्र कई संस्थाओं के जरिए एक राज्य पर कब्जा जमाने की कोशिश की गई। उम्मीद है बंगाल भी इसका जवाब देगा। यह एक महिलाओं की बात नहीं जिसे सब कुछ अकेले सामना करना पड़ा हो, यह बंगाल की बात है और भारत नाम विचार की बात है। दुनिया में भारत के लोकतंत्र की साख की बात है, आदित्य ठाकरे ने कहा। इसी कीमत में कई और लोगों ने बंगाल के चुनाव के बारे में लिखा है और देखा है। फ्रंटलाइन में छपा है अंकुश पाल का ये लेख, द बंगाल लेबोरेटरी। अंकुश ने इस लेख में बताते हैं कि बंगाल का चुनाव आम जिंदगी के लिबरेशन को लेकर प्रयोगशाला है। सवाल है, क्या हमारे कोर्ट कैसे जन आंदोलन इसके खतरों को पहचान कर इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, रोक सकते हैं? क्या पब्लिक इस बात को समझ पाएगी कि चुनाव आयोग आदेश दे रहा है, गृह मंत्रालय, एजुकेशन, सीआरपीएफ, केंद्रीय बलों के लाखों जवान बंगाल की गली गली में पसर जाते हैं, एरिया डोमिनेट मार्च करते हैं, उनके लिए क्लासरूम को कैंप में बदल दिया जाता है। इस कोरियोग्राफी की समझ आम जनता में कैसे बनेगी? बंगाल के चुनाव के लोगों ने इसकी आदत डाल दी गई कि बंदूकों के साए में वोट डालना लोकतंत्री प्रक्रिया का हिस्सा है और ऐसी आदत आसानी से नहीं जाती। ये अब आगे के चुनाव का हिस्सा बना रह सकता है। इस तरह के प्रक्रिया हमेशा शुरू ऐसे ही होती है जिस तरह बंगाल में हुई और पूरे देश में लागू की जाती है। इसी तरह जैसे उत्तर पूर्व और पश्चिम में एयर स्ट्रिप लगाकर सुरक्षा बलों को जो शक्तियां दी गई, उसका पूरा इस्तेमाल देश के दूसरे इलाकों में भी किया गया। 8GB एवरेस्ट के नियम इन इलाकों में अंकुश कहते हैं कि असल मुद्दा बंगाल में जिस तरह से तैनाती की गई वह नियमों से हटकर कुछ भी करने की संस्कृति को बढ़ावा नहीं देती।
इस कोरियोग्राफी की समक्ष आम जनता में कैसे बनेगी? बंगाल के चुनाव में लोगों में इसकी आदत डाल दी गई कि बंदूकों के साए में वोट डालना लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा है और ऐसी आदत आसानी से नहीं जाती। ये अब आगे के चुनाव का हिस्सा बना रह सकता है। इस तरह की प्रक्रिया बंगाल की शुरू होती है और जैसे बंगाल में हुई और फिर पूरे देश में लागू की जाती रहेगी। इसी तरह जैसे उत्तर पूर्व और कश्मीर में एईएसएफ लगाकर सुरक्षा बलों को जो शक्तियां दी गई, उसका एक इस्तेमाल देश के दूसरे इलाकों में भी किया गया। आज भी एईएसएफ के नियम इन इलाकों में लागू है। अंकुश कहते हैं कि असल मुद्दा ये है कि बंगाल में जिस तरह तैनाती की गई, वह नियमों से हटकर कुछ भी करने की संस्कृति को बढ़ावा देती है। मिलिट्री की मौजूदगी को इस तरह आम बना देती है जिस तरह चुनाव के बाद भी तैनाती का असर रह जाता है। चुनाव के बाद तैनाती रहेगी, इसके आदेश भी आचार संहिता लागू होने के साथ ही जारी हो गए। मतदाताओं से पहले अमित शाह अपने भाषणों में केंद्रीय बलों की तैनाती की सीमा बढ़ाने की बात क्यों करने लगी? सब कुछ पहले से क्यों हो रहा है? चुनाव के बाद 2 महीने तक की तैनाती की क्या जरूरत थी? क्या राज्य के पुलिस की किसी काम की नहीं रही? सीआरपीएफ महानिदेशक जेपी सिंह का ट्वीट देखिए। लिखते हैं, अगले आदेश तक सीआरपीएफ की 500 कंपनियां बंगाल में तैनात रहेगी। उनका ये ट्वीट अमित शाह के उस बयान के बाद आया कि 60 दिनों तक बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती रहेगी। अमित शाह के बयान को बंगाल में के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य भी दोहरा रहे हैं। टेलीग्राफ में खबर छपी है कि चुनाव के बाद 70,000 जवानों की तैनाती बनी रहेगी। इसलिए टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने आंकड़े ट्वीट किए हैं। इनके अनुसार 29 अप्रैल को मणिपुर में सीआरपीएफ के 18,500 जवानों की तैनाती थी और इसी दिन अकेले कोलकाता में 28,500 जवानों की तैनाती की गई। पूरे मणिपुर में जहां कई दिनों तक हिंसा हो रही थी, वहां की तुलना में 10,000 जवान कोलकाता में तैनात किए गए। क्या आम जनता इन खतरों का समझ पाएगी कि अकेले कोलकाता में जितने अर्धसैनिक बल की तैनाती हुई, उससे बहुत कम उस मणिपुर में तैनात किए गए जहां कई महीनों से हिंसा जारी है। केवल केंद्रीय बलों की तैनाती ही मुद्दा नहीं है। चुनावी आयोग आपको हर बार बताता है कि इस बार बंगाल में इतना मतदान हुआ जितना आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ, लेकिन आयोग ये क्यों नहीं बताता कि 92-93% मतदान के पीछे का सच क्या है? एसआईआर के कारण करीब 90 लाख लोग वोटर के नाम काट दिए जाते हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 6.2266 करोड़ हो गई है। पिछली बार की तुलना में 11% वोटर कम हो गए हैं। इस हिसाब से देखिए तो पिछली बार की तुलना में इस बार बंगाल में 3.6% मतदान ही अधिक हुआ। तब भी इतना हंगामा क्यों? 27 लाख लोगों को वोट देने से मौका मिलता तो कितना मतदान प्रतिशत बढ़ जाता? ये आंकड़े क्यों नहीं चुनाव आयोग बताता? 2001 में जब एसआईआर हुआ था तब 1% वोट कम हुआ। इसके बाद 2006 के विधानसभा चुनाव में वोटर तड़ना पश्चिम बंगाल में 7.7% बढ़ा। इस बार केवल 3.6% ही बढ़ा है। द हिंदू में दिव्यांशी बिहांशी सामवेदिक पार्थसारथी पवन बसंत पीए का जो विश्लेषण छपा है, क्या आम लोगों तक ये पहुंच पाएगी कि 92% मतदान होने के दावों के कितना झोल है? आयोग कह रहा है कि आज़ादी के बाद अभी पहली बार 92% से मतदान हुआ, लेकिन आज़ादी के पहली बार 27 लाख वोटर के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए, उन्हें वोट नहीं देने दिया गया। क्या आयोग यह आंकड़ा आपको बार बार बताता है? एक हेडलाइन से दूसरी हेडलाइन बदल दी जाती है। टेलीग्राफ की हेडलाइन है कि किसी को याद नहीं पिछली बार कब बंगाल में ऐसा चुनाव हुआ, एक भी आदमी की हत्या नहीं हुई। ऐसी आंकड़ों से चुनाव के मिलिट्री को नॉर्मल बताने की कोशिश हो रही है, लेकिन जिस स्केल पर सवाल उठे हैं उनको आप पीछे नहीं कर सकते हो। द हिंदू अखबार के डेटा एक्सपर्ट का कहना है कि पश्चिम बंगाल में
पिछले 10 विधानसभा चुनाव से तुलना करेंगे तो इस बार सबसे कम मतदान प्रतिशत बढ़ा है। क्या यही बात चुनाव आयोग नहीं बता सकता, ताकि एक बार में देश जान जाए? जो हिंदू अखबार नहीं पढ़ेंगे उन्हें कैसे पता चलेगा कि 10 विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार मतदान प्रतिशत उतनी वृद्धि नहीं हुई। मतदान का प्रतिशत मामूली वृद्धि को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। हमने भी जब पहले चरण के 93% मतदान पर वीडियो बनाया तो उसमें ऐतिहासिक बताने की गलती कर दी, लेकिन आंकड़ों के विश्लेषण से बाद में साफ होने लगा कि पश्चिम बंगाल में मतदान प्रतिशत में अप्रत्याशी वृद्धि नहीं हुई है। आरटीआई का कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने अपील की है कि आयोग को तुरंत ही फॉर्म 70 जारी करने के बताना चाहिए कि हर बूथ पे कितने लोगों ने मतदान किया। प्रणाली का कानून प्रमाण यही है, यही फॉर्म। अगर आयोग को बताना चाहिए कि शाम 6 बजे तक हर बूथ पर कितने लोगों को टोकन दिया गया, कितने विवाद कुंज, इतना करना पारदर्शिता का सबसे न्यूनतम फर्ज अदा करना। ये अंजलि भारद्वाज ने 29 अप्रैल को ट्वीट किया और कहा कि क्या आयोग ये आंकड़े जारी करेगा? नहीं करने का क्या कारण हो सकता है? तृणमूल कांग्रेस ने सभी क्षेत्र के पंचायतों से फॉर्म 77 ले लिया है। एक पार्टी को अपनी तरफ से सारी मशीनरी लगाकर ये सब करना पड़ता है। क्या चुनाव आयोग 70C का फॉर्म तुरंत जारी नहीं कर सकता था? तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि पूरी रात उनके कार्यकर्ता 70C जमा करने में लगे रहे। इस फॉर्म को डिजिटाइज भी कर दिया गया है और अब रिटर्निंग ऑफिसर के साथ स्क्रूटनी होगी, जहां डेटा मिलान किया जाएगा। तो ये तैयारी थी तृणमूल के चुनाव लड़ने की, जब केंद्रीय को बलों के 2.5 लाख जवानों की तैनाती एक राज्य में की जा सकती है। हर 100-150 मतदाताओं को कोई एक जवान तैनात हो सकता है, तब टर्नआउट का पूर्ण आंकड़ा देने में ढिलाई किस बात की? इस चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस की काम करने वाली आईपीएच कंपनी के निदेशक दिनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आज 20 अप्रैल को ईडी ने इनकी जमानत का विरोध तक नहीं किया। चुनाव के बाद ये सारी गिरफ्तारियां तृणमूल के समर्थकों में दहशत पैदा करने के लिए की जा रही थी। दिनेश चंदेल को 13 अप्रैल के दिन गिरफ्तार किया गया और 30 अप्रैल को उन्हें जमानत मिल जाती है, दूसरे चरण के मतदान के बाद। गिरफ्तारी के समय जो आरोप मीडिया में छपे, क्या उनके जरिए ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल बनाया गया? उस समय ईडी ने कहा कि कई करोड़ का घोटाला पकड़ा है और आज जमानत का विरोध तक नहीं किया। चुनाव हो गए और आईपैक के उस फाउंडर डायरेक्टर को, जिसको चुनाव से पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था, आज उसको बेल मिल गई, और बेल भी लोअर कोर्ट से, जो कि मैंने कभी नहीं सुना कि ईडी की बेल लोअर कोर्ट से मिल जाए। मगर बेल इसलिए मिल गई क्योंकि सरकार ने, यानी कि ईडी ने उनकी बेल को अपोज नहीं किया, यानी कि कहा कि साहब बेल देनी है तो दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप समझिए बंगाल के चुनाव हो गए। आईपैक जो पिछले कई वर्षों से बंगाल के चुनावों के लिए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को तैयारी करा रही थी, जिनके पास सारी स्ट्रैटेजी थी, जिनके पास सारी प्लानिंग थी, जिनके पास एक एक कैंडिडेट के प्रोफाइल थे, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे जीतेंगे उसके लिए व्यू रचना थी, उसके ऊपर चुनाव से कुछ दिनों पहले छापा मारा जाता है, ऑफिसों में छापा मारा जाता है, उनके फाउंडर और डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है ईडी द्वारा, और लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। इतना प्रेशर बनाया जाता है कि बताया गया है कि आईपैक ने अपने ज्यादातर काम करने वाले एम्प्लॉइज को छुट्टी पे भेज दिया कि वो तृणमूल कांग्रेस का काम ना कर सकें। और उसके बाद जब चुनाव खत्म हो गया, कल चुनाव खत्म हुआ और आज ईडी के डायरेक्टर को, माफ कीजिएगा, आईपैक के डायरेक्टर फाउंडर को बेल मिल गई। दोस्तों, इससे ज्यादा नंगा नाच प्रजातंत्र के अंदर एजेंसियों द्वारा क्या आपने देखा है? पोल में बीजेपी या जीत चुकी होती या तृणमूल के बराबर पहुंचा दी जाती है। एग्जिट पोल में से तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 350 से 300-400 सीटों दे रहे थे।
तृणमूल कांग्रेस तमाम घेराबंदी के बाद भी दावा करती है कि जीतने जा रही है। टीएमसी सांसद ड्रेको ब्रांट और कीर्ति आजाद ने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पे सवाल उठाए हैं। 2021 के बंगाल के चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाए और असल नतीजे से तुलना करते हुए कहा, एग्जिट पोल अंतिम आंकड़ों से उलट थे। बीजेपी को जितनी सीटें दी जा रही थी उसकी आधी भी नहीं मिली और टीएमसी को 215 सीटों की प्रचंड बहुमत। इसी तरह लोकसभा चुनाव के द्वारा टीएमसी को अनुमान से 10 सीटें ज्यादा आई। दूसरे चरण के मतदान के बाद डायरेक्ट ने एक वीडियो बयान जारी कर प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज किया है कि हार जाने के बाद क्या वे इस्तीफा देंगे। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? लेकिन बीजेपी के सुरंदी अधिकारी कह रहे हैं 180 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। पश्चिम बंगाल का नतीजा कुछ भी हो, किसी की भी तरफ हो, इस चुनाव को जैसे कराया गया, आप उन प्रक्रियाओं को, खबरों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। कोर्ट का फॉलो करने वाले पत्रकारों को अलग से विश्लेषण करना चाहिए कि एक राज्य के और केंद्र के चुनाव में विपक्षी दल की कितनी बार अदालत का रुख करना पड़ता है। इस बदलाव को आप मीडिया में आने वाले चिटपुट खबरों के दम पर नहीं जान पाएंगे। बंगाल के बाद कितने मामलों में टीएमसी अदालत जाना पड़ा, चुनाव आयोग से कितनी शिकायतें करनी पड़ी। 30 अप्रैल को कल्याण उद्यापिया ने कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की कि काउंटिंग सुपरवाइजर केवल केंद्रीय सरकार और पीएससी के अफसरों को बनाया जा रहा है। क्या राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी नहीं मिला जो काउंटिंग सुपरवाइजर के लिए योग्य रहा हो? अगर इस तरह का अविश्वास जताया जा रहा है तो फिर जीतने के बाद बीजेपी क्या बंगाल चलाने के लिए केंद्र से अफसरों और कर्मचारियों को लेकर आएगी? ये मामला ये भी बताता है कि तृणमूल कांग्रेस कितनी बारीकी से एक एक चीजों पे नजर रख रही है और अदालत के बाद दौड़ लगा रही है। कितने मामलों में कोर्ट ने उनको शिकायतों को सही पाया और कितने मामलों में समय पर फैसला नहीं हुआ। दूसरे चरण के लिए क्या 91.96% मतदान हुआ? पहले चरण में 93.1% मतदान हुआ। दूसरे चरण में एनआईए की तैनाती हुई, 11 तृणमूल बुलाए गए तो मतदान करीब 2% कम हुआ। ये कमी क्यों आई? कितने भी मतदान केंद्र बनाए गए, उन सभी का लाइव वेबकास्ट किया जा रहा था और उनकी सभी की निगरानी तीनों चुनाव के खुद कर रहे थे। इसके बाद पश्चिम बंगाल में ईवीएम की छेड़छाड़ की 77 मामले दर्ज हुए। बंगाल के नियामक आयोग ने बताया कि 25 मार्च में छेड़छाड़ की पुष्टि हो चुकी है। इशारा किया कि इन मामलों में 2 मई तक फिर से मतदान हो सकता है। हर मतदान के केंद्र के चारों तरफ 100 मीटर का घेरा बनाने के बाद भी ईवीएम मशीन के छेड़छाड़ की शिकायतें कैसे आ गई? क्या यही फ्री एंड फेयर का इलेक्शन है? पानी में ईवीएम में तकनीकी गड़बड़ी की खबर आई थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, लाठीचार्ज हुआ और किसी तरह मामले को शांत कराया गया। यहाँ की मशीन में वोट रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, जिसे ठीक करने में कई घंटे लग गए और लोगों में आक्रोश फैल गया। बूथ के आसपास माहौल तनावपूर्ण हुआ और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। रविनाथपुर के एक बूथ से खबर है, यहाँ कमल के निशान पे स्याही लगा दी गई। फालता एसएनसी सीट में ईवीएम से छेड़छाड़ की 32 शिकायतें आई। बीजेपी के बटन पर टेप लगाए जाने की शिकायत हुई है। फालता में भी शिकायत की पुष्टि हो चुकी है। डायमंड हार्बर में असेंबली सीट में 29 शिकायतें आई है। मोगरा हाट से 13 शिकायतें आई है। 55 में 3 शिकायतें मिली है। इनमें से कुछ बूथों पर फिर से मतदान हो सकता है। आल्ता विधानसभा में बीजेपी ने दोबारा मतदान करने की मांग की है, बकायदा पत्र लिखा है, जबकि 3 चुनाव आयोग हर पोलिंग स्टेशन पर लाइव वेबकास्ट पे
मॉनिटरिंग कर रहे थे। क्या उन्हें भी दिखा कि फाल्टा में दोबारा चुनाव कराना चाहिए? उन्हें भी तो कुछ बताना चाहिए। फाल्टा में बीजेपी ने मांग की है कि पूरी सीट पर मतदान हो। इस सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार जागीर खान को उत्तर प्रदेश से आए ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा ने धमकी दी थी, जिसे लेकर हमने 27 अप्रैल को वीडियो बनाया। उस मामले में टीएमसी हाईकोर्ट पहुंच गई। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत की है, जिसके ऑब्जर्वर को टीएमसी ने बीजेपी का आरोप है कि महुआ मोइत्रा चुनाव के बाद धमकी दे रही थी और टीएमसी इस तरह की धमकियां एक पैटर्न के जरिए दे रही थी। चुनाव बीत गया है, लेकिन बंगाल में जो हुआ है उसे आप बीतने नहीं दे सकते। इस घटना की तरफ बार बार लौट रहे, देखिए समझिए की तरफ बंगाल में क्या हुआ, क्यों किया गया। 29 अप्रैल की सुबह से ही ममता बनर्जी भवानीपुर की अपनी सीट पर राउंड लगाती रही। उन्हें फॉलो करने वाले पत्रकारों ने नोट किया कि चुनाव के दिन ममता दोपहर के बाद घर से निकला करती थी, लेकिन इस बार सुबह ही निकल गई। केंद्रीय सुरक्षा बलों के चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर पे पक्षपात के आरोप लगे, बीजेपी के लिए काम करने पर आरोप लगे, आम लोगों के साथ मारपीट की गई, महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया गया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिरासत में लिया गया। टीएमसी सांसद घोष ने कुछ आरोपों की लिस्ट ट्वीट की है। टीएमसी का आरोप है कि उदय नारायण में सुरक्षा बलों के जवानों की धक्का मुक्की के कारण एक 81 वर्षीय की मौत हो गई। और अब इसे बनर्जी ने वीडियो जारी किया है और कहा है कि बुजुर्ग व्यक्ति अपना वोट डालने के लिए आए थे, बिना सहायता नहीं चल सकते थे, इसलिए अपने बेटे की मदद से बूथ तक पहुंचने की कोशिश थी, लेकिन सुरक्षा बलों के जवानों ने उन्हें धक्का दे दिया और बुजुर्ग व्यक्ति बेहोश होकर गिर पड़े। अस्पताल ले जाया जा रहे थे, लेकिन मृत घोषित कर दिए गए। अभिषेक बनर्जी ने कहा, अमित शाह ने सुरक्षा बलों को अपनी निजी सेना में बदल दिया। बंगाल के लोगों पर लाइसेंस प्राप्त ठगों को थोप दिया गया है। बेहतर होता आयोग सामने आकर इन सभी आरोपों को तुरंत नकार देता, इतनी बड़ी तैनाती की तथ्य को समझाता। जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को फटकार लगाई, तब किसी भी संस्था के इस्तेमाल करने की हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि सवाल इन संस्थाओं और सुरक्षा बलों की साख का है। दशकों की कमाई गई साख को मिट्टी में नहीं मिलने देना चाहिए। इसका नुकसान जनता को उठाना पड़ता है, अफसरों को नहीं। सूत्रों के हवाले से जारी की गई इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं है कि शहरी इलाकों में हिंसा की आशंका ज़्यादा थी, इसलिए ज़्यादा तैनाती की गई। इसलिए भारत के चुनाव में ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में हिंसा की बात कब से देखी गई? क्या ये तर्क मानने लायक है? और है तो सूत्रों के हवाले से क्यों दिया जा रहा है? ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहे बीजेपी के नेता शुभेंद्र अधिकारी भी मतदान को लेकर कई तरह के आरोप लगा रहे थे। टीएमसी पे आरोप लगा दिया कि बारियों को वोटिंग के लिए जमा करा रही थी, बूथों के इर्द गिर्द उनकी भीड़ इकट्ठी की जा रही थी। क्या एसआईआर होने के बाद बंगाल में भारी वोटिंग का कर सकते हैं? ऐसा है तो ये सवाल चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों के सामने रखा जाना चाहिए कि कैसे मुमकिन है एसआईआर के बाद भी भारी कैसे वोटिंग कर सकते हैं। ममता बनर्जी और शुभेंद्र अधिकारी की सीट पर 51,000 नाम डिलीट हुए। खबर है कि भवानीपुर के जय हिंद भवन बूथ पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से हिंसा की। तब सीसीटीवी और 100 मीटर की सुरक्षा घेरे का क्या हुआ? जब बीजेपी ही चुनाव आयोग की दुर्दशा पे सवाल उठा रही है, क्या तब भी गणेश कुमार जवाब नहीं देंगे? क्या टीएमसी के पत्रों और शिकायतों का नहीं देने का आरोप उन पर लगता है? पहले चरण को लेकर अभी तक थोड़ी खत्म नहीं हुई कि अब दूसरे चरण को लेकर शुरू हो गई है। 5 दिनों बाद चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, तब सब पता चल जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल की बाहर आ चुकी है। बंगाल से लेकर केरला, असम, तमिलनाडु, हर राज्य के अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं, ताकि टीवी स्टूडियो में डिबेट की जगह अच्छे से भर ली जाए। सट्टा बाजार का अनुमान भी अलग से रिपोर्ट किया जा रहा है। अगले 4-5 दिन में इसी बहस में निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री काशी में थे, त्रिमूल डमरू के साथ उनकी तस्वीर जारी की गई। भास्कर ने रिपोर्ट किया कि 14 बार ऐसा हुआ।
मतदान के दिन प्रधानमंत्री मंदिर में दर्शन किए। 80% मामलों में नतीजा उनके पक्ष में आया। क्या इसे भी एक प्रकार का एग्जिट पोल माना जाएगा? ये एक अध्ययन 29 अप्रैल को क्यों नहीं हुआ? जब मतदान चल रहा था तब देश के टीवी चैनलों पर केवल प्रधानमंत्री मोदी को ही दिखाया गया या ममता बनर्जी को भी बराबरी की जगह मिली। 4 मई को नतीजे आए। उसी के साथ असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी के भी नतीजे आएंगे। नतीजे आने के बाद टीवी चैनलों पर क्या खबरें चलेगी?